तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। तो आप सभी का खूबसूरत से चैनल पे मोस्ट वेलकम है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा टू शॉर्ट लेक्चर जो कंटिन्यूसली आपके लिए आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे सारे वीडियोस लेक्चर वाइज, आप लेक्चर वाइज ले लो, आप टॉपिक वाइज ले लो, आपके लिए वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है 12th स्टैंडर्ड का। तो आप लोग अगर 11th और 12th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोगों के लिए बीके का लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो, आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा अपने अंदर नॉलेज को गेन कर सकते हो। सही है। फिर भी आपके लिए हम लोग भी इस ईयर भी टू शॉर्ट लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, हेल्प करने वाला है। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है ये जो वीडियो है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए है। ये वीडियो जो है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए है एंड फर्स्ट चैप्टर है एंड इज अ पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा देन इसके आगे का ये पार्ट 2 है। ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं था, जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने पार्ट 1 में वहां पे डिस्कस किया था। ये पार्ट 2 कुछ नॉर्मली सा होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि आईएफआरएस के बारे में है, कुछ अकाउंट्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में है। इसके अलावा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप आगे चल के बीकॉम करते हो, बैफ करते हो, बीबीए करते हो, बीबीआई करते हो तो आपको वहां पे हेल्प करेगा, आपके ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको हेल्प करेगा। या आप सीए करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट ला सकता है ये वीडियो। तो आपको लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, क्योंकि देखो आज के डेट में मार्केट में जो है ना वो कंपटीशन आपके मार्कशीट का नहीं है, कंपटीशन आपके स्किल्स का है कि आपके पास स्किल्स कितना है, आपके पास ब्रेन कितना है। ठीक है, आप कितना स्टोर कर सकते हो नॉलेज को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक कंटिन्यूसली आपको देखना है क्योंकि इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आईएफआरएस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पक्का श्योर पूछते हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो कहीं ना कहीं आपको 5 मार्क्स कवर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ये वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का होगा, उसके ऊपर नहीं होगा, तो प्लीज कंटिन्यूसली वीडियो में देखना है। ठीक है, चलो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स होगा, कुछ भी रिलेटेड डाउट्स अगर चैप्टर वाइज है या किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप मुझे पर्सनल इंस्टा में मैसेज कर सकते हो या तो कमेंट बॉक्स के नीचे भी आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो और वहां पे आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगी। इस बात का गारंटी हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला बोला है इंपॉर्टेंस अकाउंटिंग, क्या बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है तो वन बाय देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, बिजनेस एंटिटी। क्या बोला गया है, बिजनेस एंटिटी। देखो जब आप बिजनेस स्टेबलाइज कर रहे हो, जब आप बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहे हो बच्चों, तो यहां पे देखो अगर सपोज ये ए है मिस्टर मजनू, अब ये मजनू अगर बिजनेस चालू कर रहा है, ठीक है, अगर ये मजनू बिजनेस चालू करते वक्त इसने 25,000 का सपोज अपने लिए एक ऑफिस बनाया और प्लस 25,000 का इसने बिल्डिंग बनाया। ठीक है, अब अगर इसने 25,000 का खुद के लिए बनाया ऑफिस और 25,000 का इसने बिल्डिंग बनाया, अब अब वो अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेगा, अकाउंट में दोनों प्लस कितने रिकॉर्ड करेगा कि खाली ये करेगा। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस ये बोलता है कि आप एक्चुअल में जितना पैसा लगा रहे हो, आप एक्चुअल में जितना पैसा लगा रहे हो आपको सिर्फ उतना रिकॉर्ड करना है। एंड अगर आप पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा बिजनेस से निकाल रहे हो, इसको ऐसा ड्रॉइंग, उसको आप ड्रॉइंग कहोगे। अब इसने पर्सनल ऑफिस के लिए 25,000 लिया और बाकी 25,000 इसने बिल्डिंग में लगाया, तो एक्चुअल में इसने सिर्फ 25,000 बिजनेस में लगाया, बाकी जो ये 25,000 है इसने पर्सनल यूज के लिए लगाया। तो रिकॉर्ड कितना होगा बिजनेस में, सिर्फ 25,000 होगा क्योंकि यही एक्चुअल अमाउंट है। उसका जो ड्रॉइंग है, उसका जो पर्सनल यूज है वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है, पक्का, श्योर, सही है। चलो आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट इज डाटा मनी मेजरमेंट। अभी आपको यहां पे क्या करना है, मनी मेजरमेंट करना है। क्या करना है, ठीक है, मनी मेजरमेंट करना है। अब मनी मेजरमेंट क्या होता है आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, सपोज देखो मनी को मेजर करना सीखो। सपोज जैसे कि अभी मैंने सपोज एक मेरा ऑफिस है, अब एक ऑफिस में मैं एक सेटअप डाल रहा हूं। सपोज मेरा ट्रेडिंग का ऑफिस है एंड ट्रेडिंग में मैं क्या कर रहा हूं, एक सेटअप डाल रहा हूं। ठीक है,
अब ट्रेडिंग करने के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेंगे? सबसे पहले आपको एक मोबाइल फोन लगेगा, ठीक है, आप लैपटॉप ले लोगे, ठीक है, उसके बाद आप चेयर फर्नीचर वगैरह आपको लगेगा बैठने को और रखने को। तो ये सारे चीजों का आपका रिकॉर्ड करना होगा कि मोबाइल में 10 गया, लैपटॉप में 10 गया, चेयर में 5 गया, कितना हो गया 25। तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे? पूरा 25 रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आपको बिजनेस में ये सारी चीजों का क्या है? यूटिलाइज है, आपको जरूरत है। इस कॉल एज अ मनी मेजरमेंट। आप क्या कर रहे हो? मनी को मेजर कर रहे हो, मनी को संभाल रहे हो, ठीक है, क्लियर डाटा? चलो सेकेंड पॉइंट, नाउ दैट देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोला गया है यहाँ पे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप सभी को पता है कि कॉस्ट, आपको यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? कॉस्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। जैसे कि देखो, अभी आपने मार्केट से सामान लाया, कितने का? 1 लाख का लाया, ठीक है। 1 लाख का आप मार्केट से सामान ला रहे हो, आफ्टर 2 इयर्स के बाद आप इसको सेल कर रहे हो, आफ्टर 2 इयर्स के बाद इसको आप सेल कर रहे हो 1,50,000 में। तो यहां पे क्या होगा? आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 50,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आपने 1 लाख का सामान लाया, 1.5 लाख में बेचा, 1.5 लाख में से 1 लाख आपका प्रोडक्ट आपने निकाल दिया, तो कितना मिला आपको कॉस्ट? सिर्फ कितना मिला? 50,000 मिला। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 हुआ। इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं, आपने गुड्स बनाया था 50,000 का, ठीक है, आपने सेल कर दिया पूरा गुड्स 60,000 का, प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 का। मतलब आप जब भी गुड्स को बनाओगे, आप पहले कॉस्ट फाइंड आउट करोगे कि मेरा गुड्स बनाने में, मेरे को गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में हाउ मच माय कॉस्ट, मेरा कॉस्ट कितना है। जब मुझे मेरा कॉस्ट पता चलेगा, एक्चुअल अमाउंट, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे इसमें किस लेवल पे सेल करना है या क्या प्राइस पे सेल करना है। सपोज मेरी एक कंपनी है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ हेड एंड शोल्डर कंपनी की। तो जब ये हेड एंड शोल्डर कंपनी थी बच्चों, तो इन्होंने क्या किया कि डब्बों का डब्बा इन्होंने लॉन्च किया। डब्बों का डब्बा इन्होंने लॉन्च किया, बड़े बड़े आपने देखा होगा, आपके घर में होंगे हेड एंड शोल्डर के शैम्पू के बॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने डब्बा लॉन्च किया। अब डब्बा लॉन्च करते वक्त थोड़ा मोड़ा बच गया, तो अब ये थोड़ा मोड़ा उनका क्या था? वेस्टेज था। फिर वहां का जो मैनेजमेंट था, जो वहां का मैनेजर था, उसने क्या दिमाग दिया कि भाई जो ये हम वेस्टेज को फेंक रहे, क्यों ना क्यों हम उसे अगर एक पाउच में डेवलप करके देखें क्या बिकता है कि नहीं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पाउच में पैक किया, 50 पैसे, 1 रुपीज, ऐसा पाउच में पैक किया गया और उसको मार्केट में एज अ एडवर्टाइजमेंट में भेजा गया। और काफी लोगों का डिमांड अच्छा आया कि भाई सस्ता है, आपने एक बार लिया, यूज किया और फेंक दिया, 1 रुपये में आपका काम हो गया। तो लोगों ने उसको भी प्रेफर किया। अब कंपनी का यहाँ पे क्या फायदा हुआ? जो उनका वेस्टेज था कहीं ना कहीं किसमें हो गया? प्रोडक्ट में बदल गया। अब वो क्या हो गया? बन रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा? पैसा जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलो सेकेंड वन अभी देखेंगे। फोर्थ वन क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, जो भी बिजनेस का डिसीजन से, जो भी बिजनेस का बोलते हैं ना एक एक्ट है, रूल है, वो सब क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंस होना चाहिए। मतलब चेंजेस नहीं होना चाहिए, बार बार आपको चेंजेस नहीं करोगे। सपोज आप बिजनेस में आप आज कुरकुरे बना रहे हो, अब आप कल कुरकुरे बंद करके बेफर्स बनाओगे नहीं, बेफर्स बंद करके कुछ और बनाओगे नहीं। अगर आपका बिजनेस एक चीज का है तो उसको आप कंस्टेंट रखो, उसको आप रेगुलर रखो, तब आपको क्या करेगा? बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब बात करेंगे एक्रुअल की। एक्रुअल क्या बोलता है? एक्रुअल ये बोलता है कि अगर आपने 1000 का माल लाया है, आपने 1000 का माल अगर कैश में लाया है, तो आपको एज अ 1000 ही रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? 1000 ही रिकॉर्ड करना है। आप कुछ भी गुड्स को अगर क्रेडिट पे ला रहे हो या क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या करना है? उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? ड्यूअल एस्पेक्ट ये बोलता है, चाहे आप कैश में लाओ, चाहे आप क्रेडिट पे लाओ, उधारी में लाओ, आपको दोनों ही क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? दोनों ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्लियर है? चलो, डिस्क्लोजर का मतलब पता है कि जो भी बिजनेस का
एक होगा बोलते हैं ना सीक्रेट्स होगा, उसको आपको डिस्क्लोज करना है, अपने अंदर ही रखना है, कहीं आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बिजनेस का जो रहेगा वो वेरी बोलते हैं ना हॉनेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है, उसको आपको डिस्क्लोज मतलब छुपा के रखना है, अपने बिजनेस तक ही रखना है, बाहर आपको लीक नहीं करना है। ठीक है, जो सीए वगैरह आते हैं, अब सीए वगैरह क्या करते हैं, उनको पहले से एक राइट्स रहता है कि भाई आपको किसी भी कंपनी का इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करना है, उसको आपको अपने तक रखना है। अगर आप बाहर लीक करते हो तो आपका जो लाइसेंस है आईसीएआई का वो क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो सीए होते हैं वो कभी भी किसी के कंपनी का इंफॉर्मेशन बाहर लीक आउट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अब मैटेरियलिटी। ठीक है, आपको तो पता है ना भाई कि मैटेरियलिटी क्या होता है, कि जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में रहता है, जो भी मैटेरियल आइटम है उसको डिस्क्लोज करते हैं, कि भाई इसको छुपा के रखते हैं, इसको दिखाया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, डिस्क्लोज होता है। ठीक है, चलो तो आई होप कि आपको जो अकाउंट्स के इंपॉर्टेंस, अकाउंटिंग सिस्टम के टर्म्स थे वो आपको पता चल गया होगा। एक्रेबल, कॉस्ट, मनी मेजरमेंट किस तरह रेट में क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है, डिस्क्लोजर्स क्या होता है, मैटेरियलिटी क्या होता है। मैटेरियलिटी मतलब अगर आपने 10 का लाया, 10 का आपने अगर मैटेरियल लाया तो आप इसको 20 रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप इसको 10 ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आप इसको जितने में लाया आपने उसको रिकॉर्ड करना है, आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि आपका अगर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से रॉन्ग हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना होगा। इसके लिए आपको जितने में आपने लाया है आपको वहीं पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्लियर है। चल अब यहाँ पे क्या बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस एंड आईएफआरएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया कि अब देखो एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूं, अगर सपोज ये जो रोहन भाई है ये इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अब इनका एक बिजनेस सेटअप चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, अब इनका एक बिजनेस चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अब ये इंडिया में जो अपना अकाउंट से किसी अलग अकाउंट के तरीके से मैनेज कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में किसी अलग तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए एक इन्होंने एक निर्माण किया, इन्होंने क्या किया, एक इन्वेंशन किया कि भाई हम अकाउंट्स का एक ऐसा प्रिंसिपल बनाएंगे कि आप इंडिया में भी आप उसको यूज कर सकते हो एंड आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ किधर भी आप जाओ तो आप इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करके आप अपने अकाउंट्स को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो एज अ प्रिंसिपल के हेल्प से। ठीक है, तो अभी जो रोहन भाई है, अब ये रोहन भाई अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हेल्प लेंगे तो इंडिया में भी उनका सेम होगा अकाउंट्स बनाने का तरीका, ऑस्ट्रेलिया में भी इनका क्या होगा, सेम होगा अकाउंट्स बनाने का तरीका। समझ में आ रहा है। इसके लिए क्या हुआ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना, जिसमें क्या बोला, आईएफआरएस। ठीक है, accounting standard provide the framework and norms to be followed in accounting so that the financial statement of different enterprise become comparable। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी क्या करता था, कुछ भी एंट्रीज कहीं पास आउट कर रहा था, सेल्स का एंट्री अलग, परचेस का एंट्री अलग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद सेल्स का एंट्री भूल जाना, परचेस का कर देना, तो इसमें क्या होता था, अकाउंट्स बराबर बनता नहीं था। उसके बाद जब प्रिंसिपल बना, जब एक रूल्स बना, एक एक्ट बना, उसके बाद अगर आप उस चीज का यूज करके अगर अपने अकाउंट बना रहे हो तो भाई वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में करो, चाहे साउथ अफ्रीका में करो, चाहे इंग्लैंड में करो, चाहे इंडिया में करो, इस डेटा सेम आपका सेम होगा, कोई दिक्कतें वहां पे नहीं आने वाली हैं। इसके लिए प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ कोलर, एक कोलर एक ऑथर है जो कि डेफिनेशन उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड्स ऑफ कंडक्ट imposed by customs, laws or professionals bodies for the benefit of public accountants and accountants generally। अब सपोज एक कंपनी है, कंपनी का नाम है लव मैरिज हॉल। ठीक है, लव मैरिज हॉल, अब इनका बहुत बड़ा कंपनी है, इनका बहुत ज्यादा हॉल है। ठीक है, अब ये हॉल सीजनों में कमा रही है, अच्छा खासा कमा रही है। अब पूरे साल में इनका जो सेल्स का ग्रोथ है, मतलब इनके जो इनकम ग्रोथ बोलूं तो सपोज 20 करोड़ का है, 20 करोड़ का है। अब 20 करोड़ का है, अब इन्होंने क्या किया, अपने अकाउंट्स को मेंशन किया, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया। अब ये क्या कर रहे हैं, सीए को बुला रहे, सीए आ रहा है, अब सीए चेक कर रहा है। अब सीए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली की चीजें इनके रिकॉर्ड को चेक करेगा। कोई भी सीए हो, अब एक साल भाई अगर उसको बोलेंगे एक साल भाई पर डे का आप चीजें चेक करो तो सीए कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास है, हमारे पास अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, तो उससे क्या होगा, फटाफट क्या होगा, वो चीजें सीए चेक कर सकते हैं। अब सीए ने डाल दिया A1, तो A1 में जितने भी एंट्रीज आएंगे वो पूरे आ जाएंगे, फटाफट डाल दिया A3,
A3 में जितने भी एंट्रीज होंगे पूरे आ जाएंगे। तो इस तरीके के अकाउंट बनाया गया। जब आप सीए करोगे, जब आप सीए की पढ़ोगे तो आपको दिखेगा वहां पे A1, A3, A6, A9, A8, ये सब कोड वर्ड है। इससे क्या होता है, सीए फटाफट क्या करता है, अकाउंट्स को क्लियरफाई कर लेता है और वो अपना जो भी ओपिनियन रहेगा सबके सामने एकदम अच्छे तरीके से बता दिएगा कि भाई प्रॉफिट लॉस में है या कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है। जो भी कंपनी का स्टेटमेंट होगा वो सीए क्या करेगा, दे देगा और उस पर साइन कर देगा कि मैं सीए साइन कर रहा हूं कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, चलो। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नीड क्या है, पहला नीड ये है कि टू प्रोमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला गया है, टू प्रोमोट, ये प्रोमोट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में और आगे जाके कुछ करने में। अगर आपने सही तरीके से अकाउंट्स को मेंशन किया है, रूल्स को यूज किया है, उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई मेरा बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में। अगर लॉस में है तो आपको मानना है कि भाई बिजनेस लॉस में है, इसमें कोई भी गलतियां नहीं हुआ है। अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो आपको यही मानना है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है, इसके लिए बिजनेस में प्रॉफिट, क्योंकि मेरे एंट्रीज में, मेरे अकाउंट्स बनाने के तरीके में कोई भी गलतियां मिस्टेक नहीं हुआ है। ठीक है, सेकेंड वन क्या बोला है, टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस। ये अकाउंटेंट्स को हेल्प करता है, बोलते ना एक इनका यूनिफॉर्म है, उनका एक बोलते ना वर्दी है जो कि उनको बताता है कि क्या प्रोसीजर और क्या प्रैक्टिस होता है अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, थर्ड वन क्या बोला है, टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। ये फैसिलिटेट करता है एक मीनिंगफुल कंपैरिजन करने के लिए कि भाई अब मैं आपको बताया कि इंग्लैंड और इंडिया की बात है। अगर आप इंग्लैंड में बिजनेस कर रहे हो और अगर आपने प्रिंसिपल का यूज करके अपने अकाउंट्स को बनाया है और आपने सेम अगर इंग्लैंड में अगर आपने अकाउंट्स को बनाया है यही प्रिंसिपल यूज करके, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, टू इंचांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको चांस नहीं है, अगर एक बार आपने बना दिया, मैंने आपको बताया कि अगर आपने बिजनेस एक बार बना दिया, बिजनेस को आपने अकाउंट्स बना दिया पूरे साल का अकाउंट्स का प्रिंसिपल यूज करके, तो अगर आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये लॉस में ही रहेगा, ये प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो फिफ्थ वन लास्ट वन क्या बोला है देखो, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिवली। यहाँ पे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होंगे आपको वही पता चलेगा, यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं होगा, कुछ भी झूठ और गलत नहीं होगा, जो होगा वो आपके तरफ से राइट होगा। क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक बड़ी फैक्ट्री सीए अपॉइंट करती है पर ईयर, और जब तक सीए ने अपना साइन नहीं देगा उस कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के सामने पब्लिश नहीं हो सकता। तो जब भी सीए साइन करके देगा, सीए उसको प्रॉपर तरीके से चेक करेगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो एकदम परफेक्ट होगा, सही होगा, क्योंकि उसको एक सीए ने चेक किया। और सीए जो होते हैं वो अपने अकाउंट्स में बोलते ना, एज ए अकाउंट्स ऑफ फादर बोल सकते हो आप कि अकाउंट्स के वो बाप होते। तो जो भी अकाउंट्स होगा वो सीए से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीए उनका पढ़ाई एक अलग लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों। चलो फिफ्थ वन क्या बोला, लास्ट वन देखो, आईएफआरएस क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जैसे कि बोला गया है देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस आर इशू by the International Accounting Standard stating how particular type of transaction and other events should be reported in financial statement। मतलब इंटरनेशनल वाला मतलब ये बात है कि आप इंडिया में रहते हो, आपका ये हो गया होम कंट्री। अगर आप इंडिया में रह के अपना बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहे हो कि अनदर कंट्री में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो भी आपका अदर कंट्रीज होगा वहां पे आप अपना बिजनेस को कर रहे हो, उस टाइम पे क्या होगा, जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करोगे तो क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। जो आपका इंडिया में होगा वही आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्योंकि आप रूल्स एक यूज कर रहे हो, एक रूल्स यूज करोगे तो क्या होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। In India, standards of accounting is issued by the Institute of Accounting of India। हमारे इंडिया में क्या बताया गया है कि भाई, हमारे इंडिया में बताया गया कि भाई सीए को एक ऐसा लाइसेंस मिलता है, सीए को
कि जो कि किसी भी कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, पूरे ईयर में उन्होंने क्या किया, बिजनेस को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस क्या अलग कर सकती है, बिजनेस कहाँ पे क्या चेंजेस कर सकती है, ये ओपिनियन देने का हक सिर्फ सीए को होता है। जो बंदा, जो भी पर्सन सीए को पास आउट करेगा, जिसके पास सीए का लाइसेंस होगा, उसको ही अथॉरिटी होगा कि वो भाई किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट को चेक कर सकता है और वहां पे अपना स्टैम्प मारेगा, अपना साइन करके देगा, बोलेगा भाई ये कंपनी का जो भी होगा अंदर की चीजें, मटेरियल्स, उसको क्या करेगा, बाहर बताएगा कि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, कंपनी के क्या सीक्रेट्स है वो आपको मालूम पड़ जाएगा दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ द सीए। ओके, चलो लास्ट वन क्या बोला देखो, अब यहाँ पे अकाउंट स्टैंडर्ड का आपको बोला गया ना, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे कि आपको बोला AS1। अब AS1 में क्या हो गया था, जब ये लॉन्च हुआ था, कभी हुआ था 1991 से लेकर 1993 तक ये चला, बाद में क्या हो गया, डिस्क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता था मालूम है क्या, जितने भी पॉलिसीज थे अकाउंट के वो आना चालू हो गए, वो आना इसमें क्या हो गए थे, चालू हो गए थे, ठीक है। सेकेंड क्या हुआ था, AS2 में क्या हुआ कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अब AS2 में अब इन्वेंटरीज मतलब क्या होगा, जो भी आपका असेट्स है, ठीक है, जो भी आपका असेट्स है उसका क्या होगा, वैल्यूएशन होगा कि आपने अगर 1 साल पहले ₹1,00,000 का लिया, अब कितने का हो गया, उस पर क्या निकलता है, डेप्रीशिएशन निकलता है 10%, 20%। देखो सपोज एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज ये AB पार्टनर है, ठीक है। अब इन्होंने एक मशीन लेके आया, वो मशीन की कीमत है 10 लाख, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख की जो मशीन है, अभी AB क्या बोलेंगे कि भाई इस मशीन पे हम लोग हर साल कितना 10% क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन निकालेंगे, क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज में यही होता है कि इन्वेंटरी का वैल्यू निकलता है कि भाई अब वैल्यू कितना है, इन्वेंटरी का वैल्यू अब कितना है, उस तरीके से क्या होता है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनता है। थर्ड वन क्या बोला है देखो, AS3 क्या बोलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब AS3 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बोला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश किस तरीके से फ्लो कर रहा है, कहाँ फ्लो कर रहा है, कहाँ ग्रो कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से कैश को आप फ्लो कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको A3 में मालूम पड़ेगा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज, एंड ये कभी चालू हुआ था 1993 में चालू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये चीज ऐसा है, AS8 में आपको ये मालूम पड़ने वाला है कि आप किस तरीके से अकाउंट में और रिसर्च कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो, कि मतलब अगर आपने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किया तो आपको मालूम पड़ेगा मेरा वेजेस कितना है, मेरा सैलरीज कितना है, मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस कितना है, या मेरा जो भी एक्सपेंसेस है वो कितना है, मैं कहाँ पे कम कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं ज्यादा कर सकता हूँ। एक अकाउंट के हेल्प से आप उस पर रिसर्च करके आप अपने प्रॉफिट और लॉस को कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हो, ठीक है। AS9 क्या बोलता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। क्या बोला है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। आपका रेवेन्यू कितना है, आपके पास पैसा कितना आ रहा है, उसको आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइजेशन करोगे, उसको समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे AS9 में आपको इतना पता चलने वाला है। देखो ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे चैप्टर में है तो मैं आपको ले रहा हूं। आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, AS6 में क्या होता है, AS9 में क्या होता है। तो आप जो मैंने आपको लिखा है ये आप अपने बुक्स में नोट्स बना लो और आप इतना याद कर लो कि ये चीज इतने में हुआ था, बस यहाँ बैठे। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ IFRS पे एक क्वेश्चन बनेगा जो कि 5 मार्क्स का बनेगा। तो आपको डेफिनेशन, उसका मीनिंग, 2-4 पॉइंट आप लोग ये लिख दो, बस आपको यहाँ पे 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 7 में क्या बोला है, AS10 क्या बोला है, AS10 में क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स 1.91 में चालू हुआ था, ठीक है, ये कंपनीज। अब इसमें जो भी आपके फिक्स असेट्स है वो आ जाएंगे, क्या होंगे, जो भी आपके फिक्स असेट्स है वो आ जाएंगे। जैसे कि बोला जाए लैंड, बिल्डिंग। फिक्स असेट का मतलब है ये, मतलब कि आपने एक बार चीज लिया, एक बार आपने ऐसा असेट्स लिया, उस असेट्स को आप 5 साल, 10 साल से 20 साल, मतलब लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हो, इस कॉल्ड ऐसा फिक्स असेट, उसको बोलते हैं फिक्स असेट। AS12 में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब एक ये ऐसा अकाउंटिंग AS12 ऐसा, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब कि आपको गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। सपोज आप NPO ले रहे हो, आपका एक बिजनेस है जो NPO है, नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, आप सिर्फ पब्लिक का सेवा कर रहे हो।
उस जगह पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ पैसे देती है, आप लोगों को हेल्प करती है कि आप लोग लो पैसा और लोगों को हेल्प करो। तो यहाँ से जो भी आपको गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल रहा है, जो भी आपको गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, चलो AS 13 क्या बोलता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब AS 13 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है वो सारे यहाँ पे आपको दिखने को मिलने वाले। ठीक है, चलो AS 22 में क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब यहाँ पे आपको टैक्सेस, आप जो टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को एज अ GST के रूप में, एज अनदर टैक्स जो भी पे करते हो, वो आपको इसमें देखने मिलने वाला है। तो ये सब मेरा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो जो CA है, जब CA एक अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, अकाउंट्स को चेक करता है, किसी भी कंपनियां का फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, तो इस स्टैंडर्ड से वो चेक करता है। ये स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हेल्प से वो प्रॉपर चेक करता है। और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो यूज करेगा तो आपका जो कंपनी का इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के सामने राइट आएगा, इंफॉर्मेशन करेक्ट आएगा। इसमें भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है किसी को भी। जो भी कंपनी का एक्चुअल होगा, जो भी कंपनी का सही होगा, वो सबके सामने होगा, क्योंकि CA क्या करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हेल्प से चेक करेगा। और जब CA अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करेगा तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कतें तो आएगी नहीं कि कुछ यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा, सही होगा, प्रॉपर होगा। इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे ध्यान करेंगे। इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंस था मैंने आपको उस 2 वीडियो में सिखाने की कोशिश की। और अगर आपको पूरा डिप में देखना है तो हमारा लेक्चर वाइज वीडियो अवेलेबल हमारे प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके वहां से देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। प्लीज, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा गला बैठ गया, तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हो, प्लीज कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो प्यार देना, ताकि हमारे प्यार से, आपके प्यार से हम मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसे ही अलग अलग वीडियो बनाते रहें और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प होता रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेकर। इसी तरह हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, पक्का है, श्योर है। चलो बाय बाय, ख्याल रखना।